वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हाय गाइस, मैं हूं अरुण और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का छठा अध्याय जनगणना। और हमारे रेगुलर फॉलोअर्स को तो पता ही होगा कि हम हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। न्यू व्यूअर्स हैं तो आप समझ लें कि हर एक चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 और 2 में हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मीन्स कहानी की तरह एक्सप्लेन करते हैं, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद इसके पार्ट 3 में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ, हर एक डायग्राम, हर एक चित्र और जो साइड में मैप वगैरह दिए होते हैं उन सब से निकाली गई जानकारी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सबको भी मिलाया गया है। मतलब कंप्लीट कवर किया गया है इस चैप्टर को, ताकि आप अगर यहाँ से पढ़ के जाएं तो किसी भी और सोर्स से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है जनगणना, इसमें टोटल 14 टॉपिक्स हैं। इन 14 में से 7 पहले टॉपिक जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बचे हुए 7 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो सीरीज़ का प्रीवियस वीडियो चाहिए या नेक्स्ट वीडियो चाहिए या अन्य वीडियो सीरीज़ का लिंक चाहिए तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस या फिर हमारा कॉन्टैक्ट सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैप्टर या अन्य चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उन सब के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देख लेते हैं आज के हमारे 7 टॉपिक्स कौन से हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। पहला टॉपिक है जनगणना, दूसरा जनसंख्या वितरण, तीसरा जनसंख्या घनत्व, चौथा जनसंख्या वृद्धि, पांचवा जनसंख्या परिवर्तन के घटक, छठा है लिंगानुपात और सातवां है साक्षरता दर। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हर वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उन सब से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप सीरियस होकर के पढ़ाई करें। तो कॉपी पेन लेकर के बैठें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगे उनको साथ के साथ नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है जनगणना। तो देखिए, पाठ का नाम ही जनगणना है तो शुरुआत हम इसी से करेंगे कि आखिरकार जनगणना होता क्या है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल मतलब कि फिक्स टाइम कर लेते हैं हम, जैसे कि हमारे इंडिया में 10 साल का समय अंतराल फिक्स है कि हर 10 साल में हम अपनी जनसंख्या को गिनते हैं। तो ये हो गया हमारा निश्चित समय अंतराल। जैसे 2001 में गिनी गई थी, फिर 2011 में, फिर 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई, लेकिन टाइम तो फिक्स वही 10 साल ही चल रहा है। तो इस तरह से एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की जो गणना होती है उसी को जनगणना कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें किसी क्षेत्र के लोगों की संख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, आयु, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय व सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों की जानकारी मिलती है। मतलब जनगणना में हम एक देश की जनसंख्या के बारे में इतनी सारी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं कि उनका वितरण कैसा है, वृद्धि कैसी है, घनत्व कैसा है, साक्षरता कैसी है, आयु वर्ग कैसा है, लिंगानुपात कैसा है, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय, बहुत सारी चीज़ों को जनगणना में स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जनगणना में स्टडी की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है, जनगणना में उसे साक्षर माना गया है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और वह किसी भाषा में पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम हो। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हम किसी को अगर साक्षर मानते हैं तो किसको साक्षर मानते हैं, जो एक तो 7 वर्ष की आयु से ज़्यादा हो और कोई एक भाषा कम से कम पढ़ना लिखना भी जानता हो। तो जनगणना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको यहाँ शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट है, पहली साधारण जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद
भारत में जनगणना होती है। तो है तो ये कहानी की तरह, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितने सारे बन सकते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत की पहली संपूर्ण, अब संपूर्ण और साधारण का मतलब क्या है कि 1872 में जो जनगणना हुई थी वो भारत के सभी हिस्सों में नहीं हुई थी, मतलब इसको हम शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन पूरी जनगणना नहीं हुई थी, तो इसलिए ये पहली जनगणना मानी जाती है। लेकिन बाद में जब पूरे भारत की जनगणना की गई तो वो संपूर्ण जनगणना कहलाई, जो कि हुई थी 1881 में। तो भारत की पहली जनगणना 1872, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना तो 1881 आंसर टिक करना है। और ये किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जनगणना 2011 भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो ध्यान रखना कि संपूर्ण जनगणना के बाद हर जनगणना को हम काउंट करें तो 2011 वाली जो है ये जनगणना कौन सी है? 15वीं। और आज़ादी के बाद जो हमने अपनी सरकार ने जो जनगणना की है वो ये कौन सी बनी? 7वीं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 वाले हैं, क्योंकि 21 वाली जनगणना 25 में शुरू होगी, डिजिटल रूप से होगी, और जब आंकड़े आएंगे तब जाके पाठ और ये किताबें चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल हमें 2011 के साथ ही चलना है। तो 2011 वाली जनगणना 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं, जिसकी थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी। इस जनगणना 2011 के आंकड़े तत्कालीन जनगणना आयुक्त चंद्रमौली ने जारी किए। तो ये भी 2-3 क्वेश्चन बन गए कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके आंकड़े किसने जारी किए? चंद्रमौली। ये नाम भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है जनगणना 2021 कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी, जो अब 2025 में पूर्णतः डिजिटल यानी पेपरलेस तरीके से होगी। ये भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण रखी गई है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। एक तो 21 की जनगणना किस कारण से रुकी? कोविड महामारी के कारण। फिर ये 21 वाली जनगणना कब की जा रही है? 2025 में। किस तरीके से की जा रही है? डिजिटल यानी पेपरलेस तरीके से। और ये कौन सी जनगणना होगी? 16वीं। स्वतंत्र भारत की 8वीं। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अलग अलग फैक्ट को अगर आप क्वेश्चन वाइज नंबर वाइज डाल के लिख के याद करोगे तो और ज़्यादा बेटर है। अगर कहानी की तरह आपको अच्छे से याद होता है तो इस तरह से कहानी से पूरे पॉइंट को एक साथ कर लिया करो, फिर एक ही पॉइंट में 7-8 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे तैयारी करो, लेकिन टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनसंख्या संगठन विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब जनसंख्या की गणना का काम कौन करता है? जनसंख्या संगठन विभाग। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। और वर्तमान जनगणना आयुक्त, ये 2025 के जून के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। और भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है और पहले वाले कौन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा जनसंख्या वितरण। वितरण शब्द का मतलब होता है फैलाव। तो यही इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे कि जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है किसी क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। और जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या समान रूप से फैली हो तो उसे समान जनसंख्या वितरण कहते हैं। और जब कहीं जनसंख्या अधिक और कहीं कम हो तो उसे असमान जनसंख्या वितरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब हर जगह जनसंख्या समान है तो उसे कहते हैं समान जनसंख्या वितरण। हालांकि प्राकृतिक तौर पर ऐसा कहीं भी नहीं होता, क्योंकि समान जनसंख्या वितरण का मतलब हो गया हर जगह लोगों की संख्या समान होना।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जितने लोग दिल्ली में हैं उतने ही मुंबई में, या जितने दिल्ली के 1 वर्ग किलोमीटर में है उतने ही मुंबई के 1 वर्ग किलोमीटर में होंगे? तो एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या समान होना ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए समान जनसंख्या वितरण प्राकृतिक तौर पर तो नहीं होता। प्राकृतिक तो इसलिए मतलब अपने आप तो नहीं हो सकता। अगर हम खुद बनाएं, जैसे हम एक क्लास में 25 बच्चे बैठाएं, दूसरी में भी 25, तीसरी में भी 25, तो ये क्या कर दिया हमने, जनसंख्या को समान वितरण कर दिया, मतलब समान तरीके से फैला दिया। तो ये मानव निर्मित हो गया कि मानव ने खुद किया है, प्राकृतिक तौर पर नहीं हुआ। तो सामान्य प्राकृतिक तौर पर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण समान नहीं होता, असमान ही होता है। और असमान का मतलब होता है कहीं लोगों की संख्या कम होना, कहीं ज़्यादा। तो हर जगह लोगों की संख्या कम ज़्यादा होती ही रहती है, मतलब जनसंख्या वितरण असमान होता है हमेशा। दूसरा है, भारतीय जनसंख्या का वितरण असमान है क्योंकि इसके मैदानी क्षेत्रों में तो सघन जनसंख्या है, लेकिन पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। तो जैसा कि अभी हमने समझा था कि हर जगह का जो जनसंख्या वितरण है वो ज़्यादातर कैसा होता है, असमान। तो भारत का भी असमान है क्योंकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में तो हमें सघन जनसंख्या मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे, और पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या होती है, मतलब काफ़ी कम संख्या है लोगों की। तो इसके कारण क्या हैं वो नेक्स्ट पॉइंट में है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के प्रमुख कारण है भूआकृति, मतलब भूआकृति जनसंख्या वितरण का एक मुख्य कारण है। अगर भूआकृति मैदानी है तो जनसंख्या सघन मिलेगी, भूआकृति पर्वतीय या पठारी है तो जनसंख्या विरल मिलेगी। अगला कारण है जलवायु। जिस क्षेत्र में जलवायु लोगों के रहने के अनुकूल हो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। जहाँ की जलवायु लोगों के प्रतिकूल हो, रहने के लायक ना हो, वहाँ लोगों की संख्या कम मिलेगी। इसके अलावा शहरीकरण, शहरीकरण में रोजगार और अन्य सुविधाएं ज़्यादा होने के कारण लोग ज़्यादा जाते हैं, मतलब संख्या जो है वो ज़्यादा होती है लोगों की। और अन्य क्षेत्रों में जहाँ रोजगार और अन्य सुविधाएं ना हो तो वहाँ लोग कम होते हैं। और रोजगार स्वयं एक कारक है, जहाँ रोजगार ज़्यादा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा, जहाँ रोजगार कम जनसंख्या भी कम होती है। तो ये सारे कारण हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 770 करोड़ है, जिसे लगभग 7.5 अरब कहते हैं सिंपल भाषा में, जिसमें 134 करोड़ के साथ चीन पहले स्थान पर और 121 करोड़ के साथ भारत दूसरे स्थान पर है, जो विश्व का 17.5%, मतलब भारत की जो जनसंख्या है ये पूरे विश्व का 17.5% है। तो फिलहाल 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार चीन विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, भारत दूसरे नंबर पर। लेकिन अनुमान यह है कि अगली जनसंख्या के आंकड़ों में भारत चीन लगभग आ जाएंगे, बराबरी के आसपास। और अगली जनगणना जो होगी शायद 2040 के आसपास, उसमें तो माना जाता है कि भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। तो फिलहाल ये अनुमान है, अनुमान पर क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन आंकड़ों से बनते हैं, फैक्ट पर जो आ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें पॉइंट की तरफ। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और इसकी जो जनसंख्या है वो है 1990 लाख, और देश का 16% है टोटल। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख और पूरे देश का 0.05% है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम वाला सिक्किम। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, भारत की लगभग आधी आबादी इसके 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश में निवास करती है। इसको ऐसे भी याद रखना है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रम अनुसार 5 राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे में बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल और पाँचवें में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, और इनमें पूरे भारत की लगभग आधी आबादी इसी में रहती है, और बाकी बहुत सारे जो राज्य रह गए उनमें कम कम जनसंख्या रहती है। जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसकी जनसंख्या पूरे देश का मात्र 5.5 ही है। तो ये आंकड़ा हमें ये दिखा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि देश या राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। लोगों के अनुकूल परिस्थितियां हैं तो कम क्षेत्र में भी लोग ज़्यादा होंगे, लोगों के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है
तो कितना ही बड़ा क्षेत्रफल हो वो खाली ही रहता है। जैसे भारत में राजस्थान बड़ा राज्य है लेकिन जनसंख्या कम है, और ये पांचों राज्य राजस्थान से छोटे हैं लेकिन जनसंख्या राजस्थान से बहुत ज़्यादा है। इसी को कहते हैं जनसंख्या का असमान वितरण, कहीं जनसंख्या कम कहीं जनसंख्या ज़्यादा होना। तीसरा टॉपिक है आज का जनसंख्या घनत्व। तो इसमें पहला पॉइंट, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन, जिसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। मतलब एक क्षेत्र की टोटल जनसंख्या को बटे के ऊपर रखते हैं और उसके क्षेत्रफल को बटे के नीचे, तो विभाजित होकर जो आंसर आता है उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और सिंपल भाषा में इसके मतलब को समझें तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इससे हमें किसी क्षेत्र में भीड़ के बारे में पता चलता है कि किस क्षेत्र में भीड़ ज़्यादा है, किस क्षेत्र में भीड़ कम है। तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हुआ तो समझो भीड़ ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व कम हुआ तो समझो भीड़ कम है। दूसरा पॉइंट, 2011 के अनुसार विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 51 लोग रहते हैं। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर 6,369 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखना है, हमारे भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, और कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे भारत में बिहार और सबसे पीछे अरुणाचल प्रदेश है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। अब दिल्ली राज्य तो है नहीं, इसलिए बिहार को नंबर 1 कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिला के देखें या सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों को देखें या देश के सारे शहरों को देखें तो उन सब में नंबर 1 है दिल्ली जनसंख्या घनत्व के मामले में, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो पहले इसके मतलब को समझते हैं। एक निश्चित समयांतराल में हुए जनसंख्या परिवर्तन अर्थात बढ़ने या घटने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और इसके प्रतिशत को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, जो वार्षिक भी होती है और दशकीय भी। तो पहले ये समझना है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है किसी निश्चित समयांतराल में जनसंख्या का परिवर्तन मतलब चाहे जनसंख्या बढ़े चाहे घटे। जैसे 2001 में मान लेते हैं 100 करोड़ लोग थे, 2011 में आकर के वो हो गए 110 करोड़, तो 10 करोड़ बढ़ गए, ये भी जनसंख्या वृद्धि है। अगर मामला उल्टा होता कि 2001 में जनसंख्या थी 100 करोड़ और 2011 तक आते आते हो गई 90 करोड़, यानी 10 करोड़ घट गए, तो ये घटना भी जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ज़्यादातर लोग वृद्धि शब्द को सिर्फ बढ़ने से ही इंगित करते हैं, तो आपको यहाँ समझना है वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं होता, वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, चाहे वो बढ़ने वाला परिवर्तन हो चाहे घटने वाला हो। नेक्स्ट, धनात्मक व ऋणात्मक वृद्धि। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के बढ़ने को धनात्मक वृद्धि और घटने को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे कहते हैं धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या घट जाए तो उसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। ऐसे ही 2 प्रकार और हैं हमारे पास वृद्धि के जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें है एक प्राकृतिक और दूसरा है वास्तविक वृद्धि। तो इनका मतलब क्या है? एक निश्चित समयांतराल में जन्म दर व मृत्यु दर के कारण हुए परिवर्तन को प्राकृतिक वृद्धि और जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास व उत्प्रवास इन सबके कारण हुए परिवर्तन को वास्तविक वृद्धि कहते हैं। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि जब किसी क्षेत्र में जन्म ज़्यादा हो या मृत्यु ज़्यादा हो, इन दोनों कारणों से जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में उसको तो हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्राकृतिक कारण है, इसलिए वृद्धि भी होगी प्राकृतिक। लेकिन जब जन्म दर, मृत्यु दर,
अप्रवास, उत्प्रवास, ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो वो होती है वास्तविक वृद्धि, असली वृद्धि, जिसमें सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं होता। अप्रवास, उत्प्रवास जो मानवीय कारक है उसको भी मिला लेते हैं तो असली वृद्धि निकलती है। इसी को कहते हैं वास्तविक वृद्धि। मतलब शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर केवल ये दो कारण हो जनसंख्या परिवर्तन के, तो वो कहलाएगी प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन जब जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवास और उत्प्रवास ये सब कारक हो तो वो कहलाएगी वास्तविक वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ, भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% हो गई है और भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय 28% व न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य नागालैंड -0.6% है। कहने का मतलब यह है 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल पहले जो जनसंख्या थी उसमें से अब कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो वो 10 की वृद्धि है, 17.7% जनसंख्या बढ़ गई हमारी। अब राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, मतलब 10 सालों में जनसंख्या जो बढ़ी है वो मेघालय की बढ़ी है और कितनी 28%। और जो ऋणात्मक यानी न्यूनतम वृद्धि कम जो हुई है वो नागालैंड में है -0.6। माइनस का मतलब ये बढ़े नहीं, ये उल्टा 6% घट गए। तो ये है न्यूनतम वृद्धि और ये 28% बढ़ गया मेघालय, तो ये होगी 10 की अधिकतम वृद्धि। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इतिहास में केवल 1911 से 1921 में 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझ लें कि जब से हम जनगणना कर रहे हैं, हर 10 साल में हम जनसंख्या की गिनती कर रहे हैं 1881 से लेकर के कंटिन्यू, तब से हर 10 साल में जो जनसंख्या है ज़्यादातर वो पिछले से बढ़ी हुई ही मिलती है। केवल ये दशक ऐसा था 1911 से 21, जिसमें जब हमने 21 में जनगणना की तो हमारी जनसंख्या पिछली वाली जनसंख्या से कम मिली। कम होना मतलब ऋणात्मक। तो ये ध्यान रखना है, केवल 1921 की जनगणना ऋणात्मक थी, 10 की वृद्धि उसकी, और कितनी थी, -0.31%। आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और आगे है प्रवास। तो पहले तो ये 3 नाम ही ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि बहुत सिंपल होगा लेकिन बन जाता है, एग्जाम में आया भी हुआ है। तो अब देखते हैं ये जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। पहला है जन्म दर। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। तो पहले तो डेफिनेशन पर ध्यान दो कि एक वर्ष में जीवित जन्म, जीवित इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली मरे हुए ही पैदा होते हैं तो उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। जीवित जन्म जो हैं उनकी संख्या जो होती है प्रति 1000 में से, उनको जन्म दर कहते हैं और हर वर्ष में निकाली जाती है ये। और ये जो सेंटेंस है कि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है, ये सेंटेंस भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भारत में जन्म दर ज़्यादा रहती है हमेशा या मृत्यु दर, तो जन्म दर हमेशा उच्च रहती है। दूसरा टॉपिक है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो एक वर्ष मतलब ये भी एक वर्ष में निकाली जाती है, ये भी एक वर्ष में, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। लोगों की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं, जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती है। मतलब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, मतलब प्रवास करके चले गए। अब जहाँ से चले गए वहाँ की जनसंख्या कम हो गई और जहाँ आ गए हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ा दी, तो कुल मिला के जनसंख्या को तो प्रभावित कर दिया ना। ऐसे ही जन्म दर मृत्यु दर भी, जन्म दर ज़्यादा हो तो लोगों की संख्या बढ़ जाती है, मृत्यु दर ज़्यादा हो तो लोगों की संख्या घट जाती है, तो दोनों ही जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जन्म दर भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, मृत्यु दर भी और प्रवास भी। तो ये तीनों जनसंख्या के प्रमुख घटक हैं, परिवर्तन के प्रमुख घटक। नेक्स्ट छठा टॉपिक है हमारा लिंगानुपात। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिंगानुपात की डेफिनेशन है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब यहाँ जो लिंग है, स्त्री और पुरुष, उनका अनुपात हम देख रहे हैं और ज़्यादातर स्त्रियों के साथ ही भेदभाव होता है तो उनकी संख्या कम होती है,
लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में उनकी संख्या ज़्यादा भी है। तो दोनों लिंगों के बीच का जो अनुपात है, स्त्री और पुरुष के लिंग का जो अनुपात है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। नॉर्मली इसको प्रति 1000 पुरुषों पर ही काउंट किया जाता है कि 1000 पुरुषों में स्त्रियां कितनी हैं। स्त्रियों की संख्या अगर कम है तो वो प्रतिकूल अनुपात हो गया, अगर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो वो अनुकूल लिंगानुपात हो गया। अब देखते हैं विश्व और भारत के आंकड़े क्या हैं इस लिंगानुपात के मामले में। वर्तमान में विश्व का औसत लिंगानुपात 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। तो विश्व में भी दिख गया हमें कि स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि इनकी संख्या पुरुषों से कम है। हर 1000 पुरुष में मात्र 990 स्त्रियां हैं। और विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात लैटविया में 1187 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, मतलब ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अनुकूल लिंगानुपात कह सकते हैं किस देश में? लैटविया में। यहाँ पुरुष 1000, स्त्रियां उनसे भी ज़्यादा 1187। और न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में 468 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, जहाँ स्त्रियां देखो आधे से भी कम, 468 स्त्रियां 1000 पुरुष। तो संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात बिल्कुल खराब है। अब भारत में आते हैं, तो भारत का लिंगानुपात 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। तो पूरे भारत की बात करें तो भी लिंगानुपात प्रतिकूल है, स्त्रियों के खिलाफ है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष व न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। तो भारत में भी कम है, और सबसे कम यानी सबसे प्रतिकूल जो अनुपात है वो हरियाणा में है 879 स्त्रियां, और सबसे अच्छा अनुकूल जो लिंगानुपात है वो केरल में है 1084 स्त्रियां। तो ये भारत के आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं, सभी आंकड़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद पहले 1971 फिर 1991 से लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो लिंगानुपात है उसके आंकड़े आप देखोगे तो 51 से 61, 61 से 71, इन सब में तो लिंगानुपात खराब होता दिखेगा। पहली बार सुधार कब हुआ? 71 में, फिर 81 में बिगड़ गया, मतलब फिर स्त्रियों की संख्या कम हो गई। फिर 91 में सुधार हो गया कि स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। 91 के बाद 2001 में और बढ़ गई, फिर 2011 में और बढ़ गई। तो मतलब 91 के बाद से लगातार लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, और इससे पहले एक बार 1971 में भी हो चुका है सुधार। पांचवा पॉइंट है, भारत में केवल केरल वो पुडुचेरी का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि केरल में भी हम देख रहे हैं प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियां उनसे ज़्यादा है 1084, और पुडुचेरी में भी स्त्रियां 1000 से ज़्यादा 1037 हैं। तो केवल दो ही ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के अनुकूल लिंगानुपात है, मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बाकी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, मतलब लिंगानुपात महिलाओं के लिए प्रतिकूल है। तो ये हालात हैं हमारे भारत के। उसके बाद बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, सातवां और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये, साक्षरता दर। तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा में पढ़ या लिख सकता है उसे साक्षर कहा गया है। मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या को गिना गया ताकि हम परसेंटेज निकाल सकें कि हमारे हिंदुस्तान में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़। तो पढ़े लिखे कहीं किसको, पहले ये पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए ये डेफिनेशन है कि एक तो उम्र 7 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और किसी एक भाषा में वो व्यक्ति पढ़ या लिख सकता है तो उसे पढ़ा लिखा यानी साक्षर माना जाएगा, और उस सबको साक्षरता % में शामिल किया जाएगा। इस हिसाब से भारत की साक्षरता दर 74% है। मतलब 74% लोग ऐसे हैं जो किसी एक भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं, बाकी जो बच गए वो पढ़ लिख भी नहीं सकते। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94% व न्यूनतम बिहार में 62% है। तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। इसके अलावा स्त्री पुरुष का भी देख लेते हैं परसेंटेज। तो भारत में पुरुष साक्षरता 82% व स्त्री साक्षरता 65% है। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ भी महिलाओं के साथ भेदभाव दिख रहा है। तो इसीलिए तो भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है कि हर एक फील्ड में ज़्यादातर पुरुष ही आगे हैं। अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रही है तो स्त्रियां भी कई फील्ड में आगे आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आपको पहले से उसके बारे में जानकारी रहे। तो यहाँ आज के 7 टॉपिक्स जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए।
अब हम इन टॉपिक्स में से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, क्योंकि इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन सी 1891। तो आपका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? मतलब महिलाओं के लिए अच्छा जो लिंगानुपात है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो की नॉलेज आपके काम आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा और आप सारी वीडियोस को देख के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।